अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ब्राज़ील में स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ डिटेल्स बताऊंगा अदर दिन पेक पीजी। अब पेक पीजी की तो लास्ट डेट गुजर गई है, जिन्होंने अप्लाई की है वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। लेकिन अगर किसी की पेक पीजी पे वो नहीं होती स्कॉलरशिप, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता करके ये भी पूछा है कि हमें अपने प्रोफेसरों ने कहा है कि हम आपको कैप्स पे अप्लाई करवा देते हैं, CNPQ पे और डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप पे, तो आया हमें उस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाबात और इससे रिलेटेड और बहुत सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये आप एंड तक ये वीडियो देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्राज़ील में स्कॉलरशिप की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से स्कॉलरशिप्स अच्छे हैं, किस एजेंसी के स्कॉलरशिप अच्छे हैं, आया पेक पीजी की स्कॉलरशिप में और नॉर्मल जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप यहाँ पे होते हैं उनमें कोई फ़र्क होता है, उनके अमाउंट में कोई फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ब्राज़ील में दो तरह की फंडिंग एजेंसी है। एक फंडिंग एजेंसी वो है कि जो फेडरल एजेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान में HEC है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तो इसी तरह यहाँ पर दो फेडरल एजेंसी है बड़ी, एक को CNPQ कहते हैं और एक को कैप्स कहते हैं। ये दो फंडिंग एजेंसी है ब्राज़ील में कि जो एजुकेशन को, रिसर्च को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, इसमें रिसर्च फंड्स भी होते हैं, इसमें पोस्ट डॉक के फेलोशिप भी होते हैं। तो ये दो फेडरल एजेंसीज है। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं ब्राज़ील में, हर स्टेट की एक अपनी स्टेट एजेंसी होती है। तो ब्राज़ील में चूंकि टोटल 27 स्टेट्स है, 26 स्टेट्स है, एक फेडरल यूनिट है ब्रासीलिया। तो इन सब की जो 27 स्टेट्स है, इनकी एक अपनी स्टेट एजेंसी भी होती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल किसी स्टेट में बैठ के आप ये कह सकते हैं कि टोटल 3 फंडिंग एजेंसी है। 2 फेडरल हो गई CNPQ कैप्स और एक वहाँ स्टेट की एजेंसी हो गई। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस एजेंसी है sao पाउलो स्टेट की, जिसको FAPESP कहते हैं, ठीक है। इसी तरह रियो डी जेनेरो की जो एजेंसी है, स्टेट एजेंसी, उसको FAPERJ कहते हैं। और इसी तरह हर स्टेट में अब एक एजेंसी है। तो टोटल 3 फंडिंग एजेंसी है कि जो ब्राज़ील में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। पेक पीजी की जो स्कॉलरशिप है वो कैप्स और CNPQ का एक ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन मेजरली इसको कैप्स जो है वो फंड कर रहा है। अच्छा, अगर आपने अप्लाई करना हो अदर दिन पेक पीजी, हाउ यू कैन अप्लाई एंड वेयर यू विल फाइंड द स्कॉलरशिप। देखिए, ब्राज़ील की बात करूं, ओवरऑल दुनिया में भी ऐसे है, लेकिन ब्राज़ील की स्पेशल बात करूं तो 2 तरह की आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। एक ये है कि जो स्पेसिफिकली एडवर्टाइज होते हैं फॉर द फॉरेनर्स, जिस तरह के पेक पीजी था, जिस तरह का प्रोग्राम है ट्वास के नाम से, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो कि थर्ड वर्ल्ड एकेडमी है, इटली में इसका ऑफिस है और वहाँ से ये ऑपरेट होता है। और ये जो स्कॉलरशिप होता है ये थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज प्लस CNPQ, इनका एक ज्वाइंट वेंचर है और ये हर ईयर एडवर्टाइज होता है, ये रिमेंबर, हर ईयर। और इसमें 3 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। इसमें PhD के स्कॉलरशिप्स होते हैं, इसमें पोस्ट डॉक के स्कॉलरशिप होते हैं और इसमें विजिटिंग रिसर्चर के भी स्मॉल विजिट्स के स्कॉलरशिप भी होते हैं। तो उस पर भी आप लोग नजर रख सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के स्कॉलरशिप, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज का जो स्कॉलरशिप है और कैप्स के जो नॉर्मल स्कॉलरशिप है और इसी तरह बाकी, इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको डिटेल में आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। इसका ये मतलब हुआ कि 2 तरह के स्कॉलरशिप है। एक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अनाउंस हो, एक वो स्कॉलरशिप है कि वो हर सेमेस्टर में हर डिपार्टमेंट में यह अनाउंस होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि ब्राज़ील में 2 सेमेस्टर में यह इनटेक होते हैं, एडमिशन, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर फेब में स्टार्ट होता है, सेकंड सेमेस्टर सितंबर में स्टार्ट होता है। जो फेब वाला सेमेस्टर है उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, दिसंबर में भी कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट में चला जाता है। और जो सेकंड इनटेक है फॉल सेमेस्टर ऑफ द ईयर, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अप्रैल मई जून या जुलाई तक, ये जो 4 महीने हैं, इसमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन जो मई का महीना होता है वो हॉट होता है और उसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो अब ये जो हर सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आया फॉरेनर स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू। उसमें ये होता है कुछ डिपार्टमेंट्स में, फॉर एग्जांपल हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट होते हैं, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 25। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट्स में होता क्या है कि 1-2 सीटें उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की होती है, तो आप लोग उस पार्टिकुलर सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। आपने यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाके वहां अपने पसंद का जो आपका डिपार्टमेंट होगा उसके वेबसाइट को इन महीनों में जो मैंने अभी आपको बताए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के, वहां पर जाके सर्च करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये इंफॉर्मेशन आपको पोर्चुगीज में मिलेगी।
कुछ एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में होती, मेजॉरिटी पुर्तगीज में। लेकिन आज इजी है, आप फाइल डाउनलोड करें और गूगल पे डाल दे और इजीली आप उसको ट्रांसलेट कर ले, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप वहां से देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस ओपन हो गया है। तो आपने डायरेक्टली कोऑर्डिनेटर से, यहाँ पर ब्राजील में हर कोर्स का डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर होता है, एक वाइस कोऑर्डिनेटर होता है जो कि ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करता है। लेकिन आपने करना क्या है कि आप प्रोफेसरों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन PhD और MS इन अंडर योर सुपरविजन। अब वो आपसे सिंपली ये क्वेश्चन करेगा, दो तरह के मेजर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पास आते हैं कि यहाँ तो पुर्तगीज है, आप क्या करेंगे, आपको पुर्तगीज आती है। तो आपने आंसर कैसे करना है, आपने ये आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि देखिए हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में इंग्लिश है, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड आई कैन इजीली स्पीक, अंडरस्टैंड एंड राइट द इंग्लिश। हाउएवर आई नो दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ब्राजील इज Portuguese, but as per my information there are several Pakistanis who have moved to Brazil and they learn the Portuguese language very easily. So I will also be able to, when I come to Brazil, I will learn the Portuguese as per previous record of the students, so that will not be a problem. सेकेंड, वो आपसे क्वेश्चन ये करते हैं कि आपके फंड्स कहाँ से आएंगे। उनको आप ये कहना है कि आपका जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस, ठीक है। तो वो फिर आपको अपने डिपार्टमेंटल प्रोसेस से पास करेंगे। कुछ प्रोफेसर जो है वो मेजॉरिटी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें होता क्या है, अगर वो आपको अपने डिपार्टमेंट के प्रोसेस से पास करेंगे, उसमें यूजुअली आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है कि आपका इंटरव्यू होता है, आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि सबमिट करना होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बात नोट कर ले, जिस तरह मैं क्लास में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, प्रपोजल बनाना ये सीखा करे। ये इसलिए सीखा करे कि आपको दुनिया में हर जगह सिलेक्शन प्रोसेस में काम आएगा। तो जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसी प्रोजेक्ट में फिर आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी और उस बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिसेंटली सिलेक्शन हुई है इसी प्रोसीजर के थ्रू। उन्होंने मेरे साथ BS की और फिर MS में स्कॉलरशिप मिली, किसी को PhD में मिली। सो ये प्रोसेस होता रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं और आप इस एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू मेक कॉन्टेक्ट्स विद द ब्राजीलियन प्रोफेसर, ठीक है। हाँ, ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट बता दूं, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मल्टीपल प्रोफेसरों के साथ खुद को इंगेज करते हैं और फिर एक प्रोफेसर के साथ उसकी बात बन जाए, बाकियों को वो छोड़ देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। प्लीज़, जब आपको एक जगह से एक्सेप्टेंस मिल जाए या वहाँ आपकी बात पक्की हो जाए एक तरह से, सो प्लीज़ जो बाकी प्रोफेसर थे उनको आप एक पोलाइट ईमेल किया करें, उसको थैंक यू किया करें, उसको बताया करें कि हमारी दूसरी जगह पे एडमिशन हो गया है, सो हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आई विश कि मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं ज़रूर आपके पास रिसर्च करने आऊँगा। तो इससे ये लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक पोलाइट तरीका भी है। इससे ये होगा कि आप आने वाले स्टूडेंट्स का रास्ता जो है ना वो बंद नहीं होगा। तो अब आपको ये पता चला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप स्पेसिफिक भी होते हैं, लेकिन जनरली आप सिलेक्शन प्रोसेस जो साल में 2 दफ़ा होते हैं ब्राज़ील में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक पोजीशन है, ये यूजुअली कम होते हैं। ट्वास में 20 से 25 पोजीशंस होते हैं, वो कम्पिटिटिव होता है। लेकिन ये जो हर साल ओपन होते हैं, तो इसका ये मतलब हो कि ब्राज़ील में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ईगर रखते हैं, आप कितनी तैयारी करते हैं, कितना प्रोफेसरों को इंगेज करते हैं। तो ब्राज़ील में आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब ये इस पे आ जाते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप्स है, इसमें फ़र्क क्या है। आया एक स्कॉलरशिप दूसरे से अच्छा है, अमाउंट अच्छी होती है। तो ये बात एक मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कैप्स और CNPQ और बाकी भी जो फंडिंग एजेंसी स्टेट वाली है, तकरीबन ये स्टैंडर्ड अमाउंट्स की स्कॉलरशिप होती है MS में और PhD में। MS में 2100, ठीक है, 2100 हियाइस होती है। PhD में 3100 हियाइस होती है, 3100। तो ये अब पाकिस्तानी कितने बनते हैं, आप गूगल पे खुद इसको वो करें, कन्वर्ट करें, आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि आया ये पैसे इनफ है, हम इजीली पाकिस्तान इस पे ब्राज़ील में सरवाइव करेंगे। आपको ब्राज़ील में चाहे वो PEC हो, चाहे डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप हो, कोई और स्कॉलरशिप हो, इसके अलावा आपको यूजुअली पैसे नहीं मिलते। ये लम सम अमाउंट पर मंथ आपको मिलती है और ये इनफ होती है कि आपकी अकोमोडेशन भी इसमें हो जाए, आपका खुराक भी हो जाए और आपकी जो जनरल लाइफ डेली एक्सपेंसेस है वो भी इसमें हो जाते हैं। और इवन आप कुछ पैसे इजीली इसमें बचा भी सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेशली PhD वाले में। ये जो मास्टर वाली है, इसमें थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ बचाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लाइफ यहाँ पर गुजर जाती है, ये बात है। एडिशनल बेनिफिट्स कौन से स्कॉलरशिप में मिलते हैं, कौन से में नहीं मिलते। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं कि जो आपको टिकट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ब्राज़ील का टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो ये
4 लाख से स्टार्ट होकर 5 लाख के दरमियान, 6 लाख पे भी चला जाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव टिकट है, कभी कभी थोड़ा सा कम भी आपको मिल जाता है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, लेकिन यूजुअली एक्सपेंसिव होता है। तो कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि जो आपको टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह टॉस का स्कॉलरशिप है, वो आपको रिटर्न टिकट देता है आने की भी और PhD कंप्लीट करके वापस जाने की भी, और साथ में जब आप इधर आते हैं तो कुछ आपको इनिशियल सेटलमेंट के लिए भी वो पैसे देता है। तो ये टॉस के स्कॉलरशिप में एक अच्छी बात है। इसी तरह केप्स में भी लिखा है कि टिकट्स मिलेंगे, लेकिन मैंने जो प्रोफेसर से पूछा वो कंफर्म नहीं है, मे बी मिल जाए, मे बी, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत रिच है ब्राजील में, जिसमें sao paulo स्टेट सबसे टॉप पे है। वहां की जो अपनी स्टेट एजेंसी है ना, उसके स्कॉलरशिप चाहे वो MS के हो, PhD के हो, या फिर वो पोस्ट डॉक के हो, उसकी अमाउंट नॉर्मल स्कॉलरशिप, केप्स और CNPq या बाकी स्टेट स्कॉलरशिप से ज्यादा होती है। ये आप लोग के इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करें कि जो लोगों को फापेस का स्कॉलरशिप मिल जाए, फापेस की स्कॉलरशिप की अमाउंट ज्यादा होती है। इवन PhD में उसकी स्कॉलरशिप इक्वल टू पोस्ट डॉक होती है, और पोस्ट डॉक में जो नॉर्मल पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप है उससे डबल होती है। ये इंटरेस्टिंग बात है, क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे ज्यादा है। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि sao paulo थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। हाँ, ये बात भी है, sao paulo बहुत बड़ा सिटी है। अब अगर आप मेन सिटी में रहेंगे तो एक्सपेंसिव ज्यादा है, लेकिन जो मज़ाफ़ात में sao paulo स्टेट के बाकी छोटी छोटी सिटीज हैं, वहां पर एक्सपेंसेस कम होंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आपने sao paulo को ज्यादा फोकस करना है। लेकिन बाकी मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स की यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। और इसी तरह मैं आपसे ये भी आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, स्टेट में इंटरेस्ट है, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे अप्रोच करें, उस पर्टिकुलर स्टेट और यूनिवर्सिटी के बारे में मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको आसानी हो अंडरस्टैंड करने में।